बाजार में बियर्स का हाहाकार। मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार में लाल रंग की होली। बाजार करीब 9 महीने के निचले स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार बिकवाली। आईटी ऑटो पीएससी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिनकांत पांडे होंगे सेबी के नए चेयरमैन। माधवीपुरी भुज की जगह लेंगे। फिलहाल वित्त सचिव के पद पर हैं कार्यरत। ईपीएफओ धारकों के लिए बड़ी खबर। वित्त वर्ष 2025 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर बरकरार। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का फैसला। मोटी कमाई खर्चा जीरो वाले हो जाएं सावधान। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग भेज रहा है नोटिस। रोजमर्रा के खर्चों का मांगा जा रहा है हिसाब। पीएम मोदी ने की यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला के साथ मुलाकात। भारत और यूरोपियन कमीशन इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देंगे अंतिम रूप। व्यापार, स्पेस, क्लीन एनर्जी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग करेंगे मजबूत। दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की दूसरी रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पतालों और स्वास्थ्य को लेकर बड़े खुलासे। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। दिल्ली के लिए खतरा बने विदेश में बैठे गैंगस्टरों पर होगा एक्शन। अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी बनेगी बड़ी रणनीति। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच बात एक ही बात से शुरू हो सकती है और वो है हमारे बाजार। जी हां, आज के बाजार की बात करेंगे। मार्च सीरीज का आज पहला दिन, लेकिन बाजार के हालात बहुत रहे हैं खराब। चौतरफा हाहाकार मचा। बाजार में करीब 9 महीने का निचला स्तर हमने देखा और सेंसेक्स 1414 पॉइंट गिरा और बंद हुआ। निफ्टी भी 420 पॉइंट का गोटा खाकर बंद हुआ है। निफ्टी में करीब 8 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी गई है। मिड स्मॉल हर तरह के इंडेक्स में आज बेहाली ही दिखाई दी। यतिन मोता है हमारे साथ, उनसे डिटेल लेंगे। तो यतिन, मार्च का पहला दिन, मार्च की मतलब फरवरी का आखिरी दिन, मार्च की शुरुआत, होली का महीना है, लेकिन लाल रंग ही बिखर गया चारों तरफ। बिल्कुल। और अगर हम ये बात कहें, रेड कारपेट या वैलेंटाइन डे से जो लाल कलर की शुरुआत हुई है, वो 15 दिनों से बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बाजार के की फैक्टर्स आज के सत्र की बात करें तो इस हफ्ते अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो सबसे खराब आपको लॉसेज आते हुए दिखाई दिए हैं 2025 के। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की तो रियल एस्टेट, ऑटो और खास करके आईटी शेयरों में 4 से 5% की औसत आपने गिरावट देखी। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें तो लगभग 1:10 था। इनफैक्ट आज इंट्राडे मिड कैप इंडेक्स जो है एनएससी का, वो लगभग 1600 पॉइंट तक लुढ़क गया था। और अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो इंडेक्स 3% नीचे था। तो चौतरफा आपको मंदी दिखाई दे रही है बाजार में। तेजी का कोई नामो निशान नहीं है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें, सेक्टर्स में भी पेन है और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स में भी आपको पेन दिखाई दे रहा है। आज $900 मिलियन की एमएससीआई बाइंग थी, उसके बावजूद आज बाजार में भारी गिरावट आपने देखी है। तो क्लियरली ये थोड़ा बहुत दबाव भारतीय बाजारों में स्पेशली स्टार्ट ऑफ द मार्च सीरीज हमको देखने को मिल रहा है। तो बुरा हाल बाजार के। तो ऐसे में अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें यतिन, तो कोई शेयर रहे जिन्होंने बाजार को थोड़ा बहुत संभाला? गिरने वाले इनफैक्ट बहुत लंबी लिस्ट होगी। बिल्कुल, गिरने वाली लंबी लिस्ट है, लेकिन गेनर्स पे नजर कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे काउंटर दिखेंगे। श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में भी आज थोड़ी बहुत खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिला। लूजिंग साइड पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत बैंक्स और आईटी शेयरों में बिकवाली थी। इंडसइंड बैंक 6% नीचे। टेक महिंद्रा, विप्रो और भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स में भी आपने 5 से 6% की गिरावट देखी। मिड कैप एंड में देखेंगे तो बैंक्स में कल की तरह आज भी थोड़ी बहुत बाइंग बरकरार थी। तो बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा फीनिक्स मिल और मजगांव डॉक जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की खरीदारी का मूड माहौल रहा। लेकिन अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो देखिए किस हिसाब से आज बीएससी लिमिटेड गिरा है। 11% की इंट्राडे गिरावट। फैक्ट हो, जुबिलेंट फूड्स हो या ऑयल इंडिया हो, यहां भारी 6 से 7% की गिरावट आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी। आईटी शेयर्स की मैंने पहले बात की तो 5 से 6% ऑन एन एवरेज आपको विप्रो, एम्फोसिस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री जैसे काउंटर दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल आईटी शेयरों और रियल एस्टेट शेयरों और ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट रही। जी यतिन, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बाजार ने हफ्ते का जो अंत किया है बहुत ही एक खराब नोट पर है। अब उम्मीद हमेशा कायम रहती, तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या कुछ राहत आती। बहुत शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट का कहना है कि बाजार में अभी और गिरावट बाकी है। साथ ही दिलीप भट्ट ने मौजूदा स्तरों पर आईटी कंपनियों में निवेश की सलाह दी है।
अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, जिस तरह से जो हमने डेसिमेशन और कैपिटुलेशन देखा है कि बड़े स्टॉक हो या फिर छोटे स्टॉकों में, तो मुझे लगता है ये टिपिकल एक फेज होता है कि जहां पर पेसिमिज्म भी एक्सेस हो जाता है और जहां जैसे बुल मोमेंटम में ऑप्टिमिज्म एक्सेस हो जाता है। तो इस लेवल पे शायद थोड़ा बहुत निवेश करने का, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, यही मानकर कि यहाँ से भी और भी थोड़ा बहुत गिर सकता है। आईटी में शायद जिस तरह से जो प्राइस करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है इट ऑफर्स अ रीजनेबली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो बड़ी खबर इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और जीडीपी के नंबर आ गए हैं। 6.2% पर आया क्वार्टर 3 का नंबर, जो कि 6.3% का अनुमान था। अनुमान से थोड़ा नीचे चूक गया अनुमान 6.2% पर क्वार्टर 3 की जीडीपी। और इसमें अलग अलग वेरिएबल्स देखेंगे कि कहां ये अनुमान से थोड़ा चूका है नंबर। जीएवी ग्रोथ 8% से घटकर 6.2% पर, ये साल दर साल का आंकड़ा है। और इधर मैन्युफैक्चरिंग 14% से घटकर सिर्फ 3.5% पर रह गई है। एग्री ग्रोथ की बात करें क्वार्टर 3 में वाई ऑन वाई 1.5% से बढ़कर 5.6% पर आई है, यहां थोड़ी रिलीफ है। लेकिन माइनिंग ग्रोथ आप देखिए 4.7% से घटकर 1.4% पर आ गई है। तो यहां पर भी एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डीके पंत साहब हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पंत साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए 6.3 का अनुमान था, 6.2 आया है, 10 बेसिस पॉइंट कम। क्या इसे मानेंगे कि ये नंबर इनलाइन है या फिर आप निराशा होगी आपको? नहीं, देखिए 6.2 या 6.3 से ज़्यादा जो हम इस चीज़ को देखना है था कि जो हमें पिछले 2-3 क्वार्टर में लगातार एक जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि पहले 6.7 से 5.4, जो आज रिवाइज होकर 6.5 से 5.6 हो गया पहले और दूसरे क्वार्टर में। क्या वो गिरने का ट्रेंड जो था वो रिवर्स होता है या नहीं होता? वो सब अनुमान ये थे कि वो रिवर्स होगा। सेकेंड क्वार्टर में जो ग्रोथ था वो सबसे लो था। अब ये है कि हमें देखने को मिला है कि 5.6 जो दूसरे क्वार्टर में था उसकी जगह ग्रोथ अब 6.2 है। तो एक ये सबसे बड़ी बात है। बाकी आंकड़े 6.3 से 6.4 हो सकते हैं, 6.5 हो सकते हैं, परंतु जो एक ट्रेंड था, जो गिरावट का जो 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 रुख था, वो एक रिवर्सल हो गया है। ये उसमें एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा हमें ये देखना है कि बहुत बड़ा खेल जो है वो है कि किस तरीके जो हमारे लास्ट ईयर जो ग्रोथ पहले 8.2 थी, वो अब रिवाइज होकर 9.2% हो गई है। पहले 3 क्वार्टर में जो ग्रोथ है पिछले साल का, वो 9% से ऊपर है, 9.7, 9.3, 9.5। उन सब के ऊपर ये 6.2 का आंकड़ा एक तरीके से कहिए कि सेटिस्फैक्ट्री है। पर किस तरीके से ये बनता है, क्योंकि 6.4 फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट था, जिसको अब 6.5 किया गया है, उसके हिसाब से अब जो है फोर्थ क्वार्टर में हमें कोई तकरीबन 7% से ऊपर की ग्रोथ चाहिए होगी, वो 6.5 का टारगेट अचीव करने के लिए। क्या हम वो कर पाएंगे? वो जब आंकड़े अभी आए हैं उसके अंदर जो हमें जो फाइनल प्रिंट है कि कंजम्पशन का ग्रोथ क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसा पंत साहब कह रहे हैं कि अगर आप देखें कि पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ कैसी है, तो ये एक राहत देने वाले नंबर हैं। लेकिन एक ओवरऑल तस्वीर कैसी बनेगी इससे आगे चलते हुए, फोर्थ क्वार्टर में कितनी उम्मीद करें कि एक बैलेंस्ड ओवरऑल ईयर नजर आए और ग्रोथ के ग्रीन शूट्स दिखे हमें, वो हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। आज शाम 4:57 पर विस्तार से बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए पंत सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीडीपी के ये नंबर्स इस समय, इस वक्त की बड़ी खबर, 6.2% पर क्वार्टर 3 का जीडीपी आया है। अनुमान 6.3% के आसपास था, लेकिन वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये नंबर आपको राहत देने वाला नंबर है, क्योंकि 2 क्वार्टर से जो गिरावट थी वो यहां थमती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर मिलने वाला ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साल भी 8.25% यानी 8.25% ब्याज ही दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, अनुमान था या आशंका थी कि इसमें थोड़ी सी कटौती हो सकती है, लेकिन इसे बरकरार रखा गया है?
और ये काफ़ी समय से अटकलें थी कि क्या इसमें कटौती की जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की आज बैठक हुई उसमें मौजूदा पीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी दरों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। FY25 के लिए 8.25 की दर से इंटरेस्ट मिलेगा आपको आपके पीएफ के कंट्रीब्यूशन पे। इस पर फैसला किया गया कि पिछले साल भी यही दर रखी गई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहरहाल अब जो ये सीबीटी की जो मंजूरी मिली है इसको आगे फिनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा रेटिफिकेशन के लिए। एक बार वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे बदलाव हुए हैं जो कि जो इनकी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है उस पर फ़ायदा किया जा सकता है, जिस पर कि सीबीटी ने मुहर लगाई है। इसमें सबसे पहला जो बदलाव किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है सर्विस में, तो भी उसे कम से कम 50,000 तक का जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है उसके परिवार को वो मिलेगा। साथ ही पहले इस तरह के केसेस में नहीं मिलता था। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहां पर 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है लास्ट कंट्रीब्यूशन के, पहले ऐसे मामलों को भी कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अगर व्यक्ति सर्विस में है, उसका रोल जो लिस्ट है उससे नाम हटा नहीं है, वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे 14,000 केसेस हैं जहां पे फायदा मिल सकता है। साथ ही एक पहले ऐसा होता था कि अगर 1 दिन का भी गैप है सर्विस में तो उसे काउंट कंटिन्यूअस सर्विस काउंट नहीं होता था, लेकिन अगर आप 2 जॉब्स के बीच में अगर 2 महीने का गैप है तो अब उसे काउंट किया जाएगा। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है। जो इंश्योरेंस स्कीम है एम्प्लॉय EDLI उसमें भी कुछ जो है सिंप्लीफिकेशन किया गया है। बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर ब्याज दरें EPFO की इस साल के लिए 8.25% पर बरकरार रहेंगी। आशंका थी कि उसमें क्या कोई कटौती होगी, फिलहाल किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। एक और बड़ी खबर जो कल देर रात आई लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, तुहिन कांत पांडे मार्केट रेगुलेटरी सेबी के नए चेयरमैन होंगे। वो माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे जो कि आज रिटायर हो रही हैं। तुहिन कांत पांडे अभी वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। सेबी चेयरमैन के तौर पर तुहिन कांत पांडे का कार्यकाल 3 साल का होगा। I just got the order yesterday and the government has given the responsibility. I'll go there and join. I'll just make out, when I will go. Thank you. राइट, अब एक खबर इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आपकी कमाई मोटी है लेकिन खर्चा 0 है या कम है, फिर भी आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। आयकर विभाग आपसे अब रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब मांगने जा रहा है, जैसे आप कौन से जूते पहनते हैं, किस सैलून में हेयर कट लेते हैं या किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, मुद्दा कुछ ऐसा है कि कुछ नोटिस या तो मिले हैं या इस तरह के नोटिस की चर्चा है जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपसे ऐसी चीजें पूछेगा कि जूता बताइए कौन सा पहन रहे हैं, कहां बाल कटा रहे हैं, कहां खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन हैं लेकिन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम और खर्चे में तालमेल नहीं है, यानी कि भारी मिसमैच है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना न की हो। मसलन आपके राशन बिल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल तक, और साथ ही साथ आप किस सैलून में हेयर कट कराते हैं, कौन से ब्रांड के जूते पहनते हैं, और साथ ही साथ किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ऐसे तमाम सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। दरअसल ऐसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में सामने आया है, जिसमें कई सारे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं। जब हमने इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन हमें सूत्रों ने बताया कि जब फेसलेस असेसमेंट होता है और ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंडिविजुअल, उसकी इनकम तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन खर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी 0 खर्चा हो रहा है, तो ऐसे मामलों में असेसिंग ऑफिसर्स ऐसे तमाम ब्यौरा खर्चों के बारे में मांग सकता है। हालांकि इनकम डिपार्टमेंट ने यह भी हमें सूत्रों से बताया कि चूंकि नोटिस में कोई डिन नंबर नहीं है, कोई पैन नंबर नहीं है, कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, लिहाजा ऐसे जो सोशल मीडिया पर नोटिस तैर रहे हैं उस पर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन फेसलेस असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर्स ऐसे सवाल पूछ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सारा का सारा काम कैश में हो रहा है, यानी कि ब्लैक मनी के जरिए खर्चा चल रहा है, या फिर कोई और इनकम सोर्स ऑफ इनकम है और लिहाजा उसका खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं हो रहा है, तो ऐसे तमाम ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमूमन मांग लेता है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और बड़ी खबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपियन कमीशन इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे देंगे। दोनों पक्ष व्यापार, अंतरिक्ष, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लीन एनर्जी और आतंकवाद खत्म करने जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेंगे। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन 2 दिन के भारतीय दौरे पर हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन न केवल श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से हिट रहा, बल्कि कमाई के लिहाज से भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने से यूपी की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि महाकुंभ से कमाई का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के भी पार जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब महाकुंभ शुरू हुआ तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां स्नान करने पहुंचेंगे, लेकिन महाकुंभ खत्म होते होते ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार चला गया। महाकुंभ के जरिए राज्य की कमाई करीब 2 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था। श्रद्धालुओं के खाने पीने, ठहरने, घूमने के दौरान जो खर्च हुआ, उससे प्रदेश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम आकलन करें तो करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये मैं केवल प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। अगर हम आने वाले क्षेत्रों को भी जोड़ लें, अयोध्या हो गया या फिर आपका बनारस हो गया, तो ये फिगर कहीं ज्यादा होगी। महाकुंभ से होने वाली कमाई में होटल, रेस्टोरेंट वालों का हिस्सा अहम है। होटल एसोसिएशन का अनुमान है कि महाकुंभ के दौरान होटल संचालकों का बिजनेस करीब 2000 करोड़ के आसपास का हुआ है। अगर हम बनारस, अयोध्या और प्रयागराज में मान लें तो ये लोग में अगर 3 स्टेशन में भी 2 जगह भी रुक गए तो तीनों जगह एक दिन में कवर नहीं हो सकते, कम से कम 2 दिन चाहिए होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का होटल्स को बिजनेस आया होगा, तो अगर इसको 2 दिन भी मान लेते तो अगर डबल करते हैं तो ये 1800 करोड़ हो गया, या एक अंदाजा 2000 करोड़ हो गया। महाकुंभ के आयोजन का फायदा प्रयागराज के अलावा अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट जैसी जगहों को भी हुआ है। जो लोग प्रयागराज आए वो काशी विश्वनाथ भी गए, वो लोग अयोध्या भी गए, उनमें से बहुत सारे चित्रकूट गए, विंध्यवासिनी गए, नैमिषारण्य आए, और लोगों ने लखनऊ को भी बेस बनाया। मुंबई से, दिल्ली से या बाहर से, विदेश से जो लोग आ रहे थे वो पहले लखनऊ आते थे, लखनऊ से मॉर्निंग में जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। तो लखनऊ को भी जो है बहुत लाभ मिला। यहाँ के सभी होटल्स उस दरमियान लगभग फुल चल रहे थे। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। 144 साल के महायोग में संपन्न हुए महाकुंभ ने प्रदेश की आर्थिक विकास की गति को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। और आज वीकेंड स्पेशल क्या है आपके लिए, दोनों अड्डा आज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो पहले बात कंज्यूमर अड्डा की, जहां पर आज आपके लिए होगा निवेश का राशिफल विद सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मार्च के महीने में कौन सा निवेश आपको फायदा देगा उसकी बात होगी और कौन से उपाय आपको करने होंगे। इसके अलावा मार्केट के जो हाल हो रखे हैं, क्या ऐसे में आपको अपनी SIP के बारे में सोचना चाहिए। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, SIP जारी रखें, बंद कर दें, क्या करें। SIP से जुड़े हर सवाल का जवाब आज के आवाज अड्डा में आपको मिलेगा। SIP बंद कर दे क्या, आज का आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल 7:57 पर।